Hello everyone, welcome on the class of physics. Before I will start the lecture, let me introduce myself is Sunil Kumar, pursuing MTech from NIT Durgapur. So in today class I will discuss about electrostatics. Study of charge. Charge at rest is called electrostatics and charge in motion is called current electricity. Now we will discuss about electric field and potential. Charge are electron and proton and value are this. By losing some electrons, मास का लॉस होता है और गेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन मास का गेन होता है. प्रोटॉन का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसलिए वहाँ प्लस चार्ज आ जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ माइनस चार्ज आते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सिंस किसी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन के कारण होता है, इसलिए किसी भी बॉडी का चार्ज ऑलवेज ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा. जैसे Q इक्वल टू एन ई के बराबर होगा. n जो है वो n नेचुरल नंबर होंगे. कूलम्ब्स लॉ फॉर फोर्स. फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2. जब दो चार्ज होंगे, दोनों अगर सेम नेचर का है तो क्या होगा कि दोनों के बीच में रिपल्सन होगा. फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा. वेयर Q1 Q2 जो है वो चार्ज है और आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट. जिसे आप एप्सिलॉन नॉट को आप बोल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. चार्ज अगर सेम साइन का होगा तो रिपल्सन होगा और अपोजिट साइन का होगा तो अट्रैक्शन होगा. Important concept and tricks on Coulomb's force. If two or more than two charges are present, तब रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर के एडिशन से निकालेंगे. जैसे एक ट्रायंगल के तीनों सेंटर पे, तीनों मतलब वर्टेक्स पे आप अगर तीन चार्ज है अलग अलग तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उसके लिए कुछ इस तरह से वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा करके निकालेंगे. उसके बाद फिर आप सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते हैं. जैसे आपको सेंटर पे पूछा जाए, एक स्क्वायर है उसके सेंटर पे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना होगा, तो आप सेंटर से वहाँ आप सिमेट्रिक कंडीशन से आप वहाँ ज़ीरो हो जाएगा. और एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब व्हेन टू चार्ज आर गिवन, जब दो चार्ज आपको दिया रहेगा तब आपको जो है फाइंड करना है कि नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा. न्यूट्रल पॉइंट आपको फाइंड करना है. उस केस में आप देखेंगे कि जो छोटा चार्ज होगा वहाँ पे एक सर्किल मार्क करेंगे. उसके बाद अगर सेम साइन के है तो दोनों चार्ज के बीच में होगा और अगर अपोजिट साइन के है तो छोटी सर्किल के मतलब दोनों चार्ज के बीच में नहीं, उसके अपोजिट साइड होगा, छोटे के अपोजिट. उस तरह से भी हो जाएगा. और यदि सिस्टम ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हो तो किसी भी कॉर्नर पर टोटल फोर्स, किसी भी कॉर्नर चार्ज पर टोटल फोर्स जीरो कर लेंगे. उस कॉन्सेप्ट से वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद इस केस में बीच वाले चार्ज पर चेक नहीं करना होता है. कोई भी कॉर्नर वाले पे आप नेट फोर्स जीरो करके चेक करेंगे. उससे आपको जो भी फाइंड करना होगा वहाँ से पता चल जाएगा. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो कि NCERT से लिया गया है. इस केस में सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू जीरो. क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है
अतः सभी इंटरनल फोर्स का सम 0 हो जाएगा। ये है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force and gravitational force between two electrons and protons, between electrons and protons। तो इस केस में आप देखेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो हो गया। उसके बाद जब दोनों का रेशियो करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जब रेशियो करेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻39, जो कि बहुत बड़ा क्वांटिटी है। और तो आप इससे देख सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसके बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स मोर डोमिनेटिंग फोर्स इन नेचर क्यों होता है? कारण ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एट्रैक्टिव ही होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। इसके कारण अधिकतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब IIT JEE मेन 2013 का एक क्वेश्चन है, टू चार्ज इज इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a ऑन x एक्सिस। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q नॉट इक्वल टू Q/2 is placed at origin. If charge Q0 is given a small displacement y is much less than a along y-axis, the net force acting on the particle is proportional to। तो इस केस में आप नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि y जो है, नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि y जो है मच लेस देन, मतलब बहुत छोटा है y से, y जो है बहुत छोटा है a से, इसलिए आपने y को क्या किया है, नेग्लिजिबल करके y/a क्यूब किया है। तो वहाँ से आप लगा सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यह ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा ही होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर जाता है, और नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उस चार्ज की ओर उसका डायरेक्शन होता है। फोर्स ऑन ए चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q देखिए, एक चार्ज Q जो है उसकी वजह से फोर्स जो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ पे R जो है वो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ से और उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। और फिर फॉर 2 पॉइंट चार्ज, उसके लिए हर एक इंडिविजुअल का E1 E2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लास्ट में वेक्टर समेशन करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म जो है वो 2 प्लेट के बीच जनरेट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स फॉर क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सेंटर जो होगा, सेंट्रॉइड जहाँ बोलेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर एक स्फीयर होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। एक अगर आपका हेक्सागोन है, उस केस में अगर सिमेट्रिक चार्ज अगर सिमेट्रिक कंडीशन में हो तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन जब नॉन सिमेट्रिक आ जाए तो कुछ उसका वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे। अब एक एडवांस IIT का 2012 का एक क्वेश्चन है, जब 6 चार्ज एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसका साइड L है, उस पर 6 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और उसका वैल्यू Q - Q - 2Q - Q + Q + 2Q है। और इसमें बोला गया है कि इफ़ K इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/L², देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट ओ एंड इट्स डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ए इज इक्वल टू 6k, वेयर के इज गिवन इन क्वेश्चन, और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ओ डी होगा। ओके, यह भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो पूछ रहा था, यहाँ पे भी वो न्यूट्रल पॉइंट बताइए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि जो छोटा चार्ज होगा उस पर आप सर्किल करेंगे, और उसके बाद अगर सेम सेम साइन के चार्ज होंगे तो उसके बीच में होगा, और अपोजिट साइन का होगा तो उसके अपोजिट साइड में होगा, मतलब वो उसके बीच में नहीं होकर इस साइड होगा। और फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आप इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे। डी क्यू के पहले एक छोटा चार्ज मतलब डी क्यू के कारण डी निकालेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आप SC वर्मा में चले जाइए, वहाँ पे पेज नंबर 107 में 29.2, वहाँ से आप एक क्वेश्चन करके आप अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और रिंग कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा, ये सब है सेमी सर्कुलर रिंग, इस सब के लिए आप कॉन्सेप्ट वही होगा कि मतलब उसे आप एक रिंग बना करके फिर उस तरह से आप उसको मैनिपुलेट करके फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे आगे। और इसके बाद ऑसिलेशन ऑफ चार्ज बॉडी है, इसका फेस में सिंपल पेंडुलम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, L इक्वल टू 2π√L/g। तो वहाँ से आप देखेंगे कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, नीचे आपका mg लग रहा है, तो उसके बाद फिर आपका जो g इक्वल टू होगा वो g डैश हो जाएगा, वहाँ g का वैल्यू चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपवर्ड हो तो फिर वहाँ कुछ और हो जाता है। तो ये सब है, उससे आपका टाइम पीरियड में चेंजिंग आ जाता है। और फिर अगर एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल है तो उसका इसमें क्या होगा, ये सब चीज़ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट this topic. So dear learners, today I have discussed about charge, electrostatics, electric field and potential, cover all these points, and we have discussed about electric field, electric force, electric field, uniform, non-uniform, etc. Okay, happy learning.